Namaskar students. Today we will learn third lesson of economics class 10th, that is money and credit. Content of the lesson. इस लेसन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हमको पढ़ना है। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज मनी, नेक्स्ट वन इज अदर फॉर्म्स ऑफ मनी, देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, sources of credit, and then sources of credit in India, and in the last self help groups for poors. तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम इस लेसन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस पार्ट में जो पार्ट 1 है उसमें इनमें से कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहले हम लोग जानेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में। द यूज ऑफ मनी स्पैन्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. Several transactions involving money are made in any single day. दिन भर में हम अनेक सारे काम ऐसे करते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में अनेक ऐसी ज़रूरतें आती हैं जिसको हम पैसे के माध्यम से पूरा करते हैं। गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी. हम वस्तुओं को खरीदते हैं पैसा होने पर या पैसे का उपयोग करके। सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी आल्सो. पैसे के द्वारा हम सर्विस सेवाएं भी प्राप्त करते हैं। अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हम ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, ट्रेन की सर्विस ले सकते हैं, बस की सर्विस ले सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो पैसे का उपयोग हम करते हैं किसके लिए? सामान खरीदने के लिए और सर्विस सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। और ऐसा हम अक्सर करते हैं और कभी कभी तो रोज करते हैं और सभी लोग करते हैं। गुड्स आर आल्सो बॉट विद प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामान खरीद लेते हैं और पैसे का भुगतान, पेमेंट हम बाद में करने का प्रॉमिस करते हैं। इस तरीके से भी होता है। मनी इज समथिंग पेड एज एडवांस विद द प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स लेटर. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसे का पेमेंट पहले कर देते हैं और सामान की जो डिलीवरी है वो बाद में करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट, जब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो कभी कभी हम पहले पेमेंट कर देते हैं और कभी कभी हम पेमेंट करते हैं डिलीवरी के साथ में। एज द नीड फॉर ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकम ए नेसेसिटी, डिफरेंट मटेरियल्स वेर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब ये जो आवश्यकता है हमारी वस्तुओं को खरीदने के लिए, सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, ये जरूरी है, इसीलिए मनी यूज में आती है। बार्टर सिस्टम, पुराने ज़माने में जब मुद्रा नहीं थी तब इसका उपयोग होता था। जब करेंसी नहीं थी, पैसा, नोट, बैंक नोट ये सब नहीं थे, तब इसका यूज़ होता था। ए बार्टर सिस्टम इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज. वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बार्टर सिस्टम सबसे पुराना तरीका है। द सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड. ये जो बार्टर सिस्टम है इसका यूज़ बहुत समय पहले से चला आ रहा है और तब तक चला आया जब तक मुद्रा, पैसा, मनी नहीं आविष्कार कर लिया गया। पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न. तब जरूरत पड़ने पर लोग वस्तुओं की और सेवाओं की अदला बदली करते थे या वो प्राप्त करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु और एक सेवा के रूप में, एक सर्विस के रूप में दूसरी सर्विस। तो कहने का आशय ये है कि जब पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं थी, तो इस तरह का सिस्टम यूज में आता था, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, एक सेवा के बदले में दूसरी सेवा, जिसको हम और आसानी से इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एक आदमी फल दे रहा है और दूसरा आदमी गेहूं दे रहा है। तो ये जो सिस्टम है, वस्तु के बदले में वस्तु या सेवा के बदले में सेवा, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक आदमी फ्रूट्स बेच रहा है और एक आदमी एक हेन बेच रहा है। दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये जो बार्टर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि बार्टर सिस्टम तभी कंप्लीट हो सकता है जब डबल कोइंसिडेंस हो। मतलब कि जैसा हम चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो फ्रूट बेच रहा है, फ्रूट तो बेच रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसको मुर्गा चाहिए, और मुर्गा जो बेचने वाला है वो मुर्गा तो बेच ही रहा है, साथ ही साथ उसको ऐसा आदमी चाहिए जो फ्रूट बेच रहा हो। तो ये जो संभावना है, कोइंसिडेंस है,
चांस है ऐसे दो लोगों को आपस में मिलने का जो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हों, इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। और ये बहुत मुश्किल है। द मेजर फीचर ऑफ रेदर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम वाज द कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब अगर हम बाजार में कोई वस्तु लेकर के जाते हैं, जाना चाहते हैं और उसको बेचना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई दूसरी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं, तो हमको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो हमारी वाली वस्तु को खरीदता हो और ऐसी वस्तु बेच रहा हो जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती हो। तो ऐसा चांस हो पाना, ऐसा चांस मिल पाना, कोइंसिडेंस हो पाना बहुत मुश्किल काम है। इट यूज्ड टू बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए पर्सन हु कैन फुलफिल द कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वही जो जैसा हमने कहा कि हम बाजार में जाएं ऐसी वस्तु को बेचने के लिए, जो व्यक्ति मेरी वस्तु को खरीदे और साथ ही साथ उस व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है ऐसे व्यक्ति को पाना। मोर ओवर इट वॉज इम्प्रैक्टिकल। सही बात तो ये है कि यह बहुत अव्यवहारिक है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ज़रूरत पड़ने पर कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं मनी के बारे में। In the historical period, coins of precious metals started getting used as medium of exchange and this was the birth of money. पुराने ज़माने में, ऐतिहासिक पीरियड में, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो कीमती धातुओं के, सोने के, चांदी के सिक्के तैयार किए जाने लगे और उनका यूज़ होने लगा किसके रूप में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। और एग्जैक्टली सही माने तो वहीं से मनी, बर्थ ऑफ मनी की शुरुआत होती है। एज प्रीसियस मेटल्स वेर डिफिकल्ट टू प्रोक्योर, सो स्लोली पेपर मनी और करेंसी नोट्स बिगिन टू रिप्लेस देम। अब जैसा हमने कहा कि राजा महाराजाओं के समय में जो सिक्के हुआ करते थे, क्वाइन हुआ करते थे, वो महंगी धातुओं की, सोने और चांदी की हुआ करते थे, तो उनको संभाल के रखना, सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए बाद में धीरे धीरे पेपर मनी के रूप में आई, जो करेंसी नोट्स के रूप में जिसका हम आज यूज़ करते हैं। तो पेपर मनी ने क्या किया, वो जो प्रीसियस मेटल्स के कॉइन थे उनको रिप्लेस कर दिया। नाउ द RBI, गवर्नमेंट एथराइज्ड बॉडी इन ए कंट्री, इश्यूज करेंसी नोट्स फॉर सर्कुलेशन। और आज के समय में मनी के विषय में, पैसा, मुद्रा के विषय में, करेंसी के विषय में सारे अधिकार जो गवर्नमेंट अथराइज्ड बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसके पास सारे अधिकार हैं और वही नोट जारी करता है, करेंसी जारी करता है जो चलन में है, हम और आप जिसका हम यूज़ करते हैं। ये कुछ तस्वीर है उन सिक्कों की, क्वाइंस की, जो हिस्टोरिकल पीरियड में यूज़ किए जाते थे। इनको हम पंच मार्क्ड क्वाइंस कहते थे। दिया है अर्ली पंच मार्क्ड क्वाइंस में बी 2500 ईयर्स ओल्ड। इसको हम देख सकते हैं, तुगलक के समय की क्वाइन, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रीजन, और ये भारतीय सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले सिक्के, 1 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 5 रुपये। अब इनमें से कुछ चलन में हैं और कुछ चलन में नहीं हैं। और ये लेटेस्ट जो करेंसी नोट हैं उनकी स्पेसिमेन कापी है, इनको आप देख सकते हैं। ये मनी है और ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है और कंप्लीट राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है मुद्रा, करेंसी के संदर्भ में। और इसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर की ओर से एक प्रॉमिस रहता है कि मैं धारक को जो जितने रुपए की नोट है उतने रुपए अदा करने का वचन अदा करता हूँ। मनी के बारे में और कुछ बातें। ऑन द करेंसी नोट यू कैन ऑब्जर्व द स्टेटमेंट प्रॉमिसिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट टू बी पेड टू द बीरर ऑफ द करेंसी नोट। जैसा हमने कहा, करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की ओर से एक प्रॉमिस लिखा रहता है, स्टेटमेंट लिखा रहता है, और वो उसको एथराइज्ड करता है, वो जो स्टेटमेंट है प्रॉमिस का। मनी रिमूव्ड द कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फैक्टर। एग्जैक्टली जब ये पैसा आया, चाहे वो कॉइन्स के रूप में आया हो, चाहे पेपर नोट के रूप में आया हो, करेंसी के रूप, मॉडर्न करेंसी के रूप में आया हो, इसने सबसे पहले क्या किया, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ख़त्म कर दिया। अब हमको किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो हमारी वस्तु को खरीदना चाहता हो, साथ ही साथ ऐसी कोई वस्तु बेच रहा हो जो हमको चाहिए। तो मनी के आने से ये जो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है,
ये कंप्लीट ख़त्म हो गया। एंड स्मूथ एंड एक्सचेंज फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इससे मनी के आने से, करेंसी के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आसानी से चलने लगी। रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है? इशूइंग करेंसी नोट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट इशू करता है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो बैंक है। बैंकर्स बैंक कम सुपरवाइजर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों का बैंक है और बैंकों का सुपरवाइजर है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पब्लिक का कोई अकाउंट नहीं होता। जो कुछ भी उस आरबीआई का रोल है वो या तो बैंक के साथ में है या फिर गवर्नमेंट के साथ में है। मॉनेटरी रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, करेंसी के बारे में जितने भी सारे रेगुलेशन हैं और मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है वो आरबीआई की ओर से जारी की जाती है। एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, एक देश की मनी और दूसरे देश की मनी के बीच में जो एक्सचेंज है उस पर जो कंट्रोल है वो आरबीआई के पास में है। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड पब्लिकेशन, मनी के बारे में जो भी सारा डाटा कंपाइलेशन है और जो पब्लिकेशन है उसका सारा राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में। अदर फॉर्म्स ऑफ मनी, अब ये तो बात हो गई जो है कि जो कॉइन्स इंडियन गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है वो, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी जारी किया हुआ है वो मनी के रूप में है और उसको हम यूज़ करते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए, सर्विस सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। और इसने, करेंसी ने, नोट ने क्या किया, मनी ने कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एकदम ख़त्म कर दिया। इसके अलावा और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका हम यूज़ करते हैं मनी के रूप में? आइए देखते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, अगर हमारा बैंक में अकाउंट है और हमने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं मनी के रूप में। कैसे, देखते हैं। द अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा हम बैंक में रखते हैं और कुछ पैसा हम अपने पास रखते हैं जो हमारी डे टू डे नीड्स को, रोज की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, हमने जो बैंक में पैसा जमा किया हुआ है बैंक वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट पे करते हैं हमको, जिसने डिपॉजिट किया हुआ है उनको। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन इंटरेस्ट। तो बैंक में अगर हमने अकाउंट खोल रखा है तो हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है और साथ ही साथ हमारा पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, इंटरेस्ट बैंक वाला हमको देता है। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, बैंक में हमारा अकाउंट है, तो जब भी हम जाना चाहें, निकालना चाहें बैंक से, पैसा निकाल सकते हैं वर्किंग आवर में। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, बैंक में जमा किया हुआ जो पैसा है उसको हम विदड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं, निकाल सकते हैं ऑन डिमांड, जब हम चाहें तब। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ध्यान रहे, इस बात को इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो पैसा बैंक में जमा किया हुआ है वो हम कभी भी मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, इसलिए इस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इससे हमको क्या बेनिफिट है? द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, डिमांड डिपॉजिट का अधिकार है हमारे पास, तो इसके द्वारा या इसके अंतर्गत बैंक एक विशेष प्रकार की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करते हुए हम बिना पैसे को हाथ में लिए पैसे का यूज़ कर सकते हैं पेमेंट सेटलमेंट के लिए। कैसे, देखते हैं। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कंस्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। बैंक वाला हमको क्या करता है, एक चेक प्रोवाइड करता है, चेक की सुविधा प्रोवाइड करता है और उसके माध्यम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। और इसका यूज़ न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने अपने देशों में कानून के हिसाब से हो रहा है और इसको आज के समय में हम मॉडर्न इकोनॉमी के रूप में समझ सकते हैं। हमने ये बैंक की तस्वीर हो सकती है और हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक से पैसा हम निकालते हैं।
चेक क्या है, चेक किस तरीके से डिमांड डिपॉजिट के रूप में है, जिसको हम करेंसी के रूप में या मनी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ए डिपॉजिट इन ए बैंक ऑफर्स द कस्टमर द फैसिलिटी ऑफ चेक्स। अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है तो बैंक वाला हमको चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चेक केवल उसी को मिलेगा जिसका बैंक में अकाउंट है और जिसके अकाउंट में पैसा है। चेक क्या है, व्हाट इज चेक? ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड। चेक बैंक के द्वारा डिपॉजिटर को प्रोवाइड किया गया एक एथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसका यूज़ वह व्यक्ति कर सकता है जिसका बैंक में अकाउंट है, किसके लिए? पेमेंट करने के लिए, चेक का उपयोग करके। द रेसिपिएंट ऑफ द चेक्स कैन डिपॉजिट इट इन हिज ओन अकाउंट इन हिज बैंक। तो हमने चेक इशू किया हुआ है, जिसके नाम हमने चेक इशू किया हुआ है, जिसको हम पेमेंट करना चाहते हैं, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? चेक लेकर के अपने बैंक के अकाउंट में उसको वो जमा कर सकता है, जिससे क्या होगा? द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन ए कपल ऑफ डेज। एक बैंक के अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है चेक के माध्यम से, 1-2 दिन लगते हैं। द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। और इस तरीके से ये जो पेमेंट का जो प्रोसेस है, बिना पैसे को हाथ में लिए हुए ही पेमेंट हो जाता है। दिस इज ए सेफ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, एवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी थेफ्ट। इससे चोरी की संभावना एकदम खत्म हो जाती है और ये पूरा एकदम ट्रांसफर है। ये एक चेक है जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ये चेक है, जो यहाँ लिखा हुआ है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और ये पेमेंट जा रहा है किसको? चैरिटी अलायंस न्यू दिल्ली को जाएगा। 1000 ओनली, 1000 यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ डिजिट में लिखा हुआ है। और ये वीपी पार्लेकर जो है, इनका चेक है, ये पेमेंट कर रहे हैं। वीपी पार्लेकर चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं चैरिटी अलायंस न्यू दिल्ली को। तो चैरिटी अलायंस न्यू दिल्ली वाले क्या करेंगे? ये जो चेक है इसको ले जा करके अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। तो 1-2 दिन के अंदर क्या होगा? वीपी पार्लेकर के अकाउंट से 1000 रुपये निकल जाएगा और वो चैरिटी अलायंस वाले अकाउंट में जमा हो जाएगा। इस तरीके से चेक का यूज़ करके पेमेंट के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं बिना पैसे को हाथ में लिए हुए। और एक विशेष बात है कि यहाँ डबल लाइन ऐसा ऊपर की ओर खींच देने से क्या होता है कि जब तक चैरिटी अलायंस न्यू दिल्ली के अकाउंट में ये चेक जमा नहीं होगा, तब तक इस चेक का और कोई यूज़ नहीं हो सकता है। यानी इस पैसे का 1000 रुपये का जो भुगतान है वो अकाउंट में जमा होने के बाद ही हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाउ बैंक गेट प्रॉफिट। बैंक वालों को लाभ क्या है, बैंक वालों को किस तरीके से लाभ होता है, इसके लिए एक सिंपल तस्वीर टेक्स्ट बुक में दी गई, इसको हम देखते हैं। बीच में बैंक है, ये डिपॉजिटर हैं और ये बारोवर्स हैं। डिपॉजिटर कौन है? पीपल मेक्स डिपॉजिट्स, ऐसे लोग जिनका बैंक में अकाउंट है और जो बैंक में पैसा जमा करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? पीपल मेक विथड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट, जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा निकाल सकते हैं भी हैं और इनको बैंक वाला कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में प्रोवाइड करता है। और ये लोग कौन हैं? ये बारोवर्स हैं। पीपल टेक लोन्स, ये बारोवर्स जो हैं, जो कर्जदार हैं, ये लोग बैंक से पैसा लोन लेते हैं और पीपल रिपे लोन्स विद इंटरेस्ट, तो ये लोग जो है इंटरेस्ट के साथ में पैसा बैंक को वापस करते हैं। यानी डिपॉजिटर बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, और जो बारोवर्स हैं वो बैंक से पैसा लेते हैं और रीपे करते हैं अपने लिए गए पैसे को विद इंटरेस्ट। तो अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ बैंक इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बारोवर्स माइनस इंटरेस्ट पेड टू डिपॉजिटर्स। तो अब बैंक जो है, अगर 100 रुपये कोई व्यक्ति जमा करता है बैंक में, तो बैंक वाला 100 रुपये के सापेक्ष, 100 रुपये के अगेंस्ट में 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ वो इंटरेस्ट पे करता है किसको? डिपॉजिटर को। लेकिन बैंक अगर किसी को लोन प्रोवाइड करता है 100 रुपये, तो बारोवर से बैंक बदले में 14% 15% इंटरेस्ट वापस प्राप्त करता है। तो 100 रुपये तो जो ओरिजिनल मनी है वो है, और
बैंक ने जो डिपॉजिटर को पे किया है वो 5 रुपीज़ है और जो बारोवर से जो उसको मिला है वो 15 रुपीज़ है। तो ये जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, बारोवर्स माइनस डिपॉजिटर्स को लेने देने वाला जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वही बैंक का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से बैंक जो है प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। रिमेनिंग लेसन इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।